नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले दहला उधमपुर 8 घंटे में 2 हुए ब्लास्ट। अंकिता को लेकर इंटरनेट मीडिया पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन। हरिद्वार देहरादून हाईवे पर लगाया जाम। जनहित में कड़े फैसले से पीछे नहीं हटती डीएम सोनिका। अल्प समय से प्रशासनिक सेवा में बनाई अलग पहचान। सीएम और मंत्रियों की दिल्ली दौड़ ने चढ़ाया राजनीतिक पारा। भर्ती घपले और अंकिता हत्याकांड पर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान गंभीर। राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में गंगा नहर की श्रेणी में हरिद्वार को स्वच्छता पुरस्कार। देहरादून में भी स्थिति में सुधार। खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पिछले 8 घंटों के भीतर 2 बम विस्फोट ने सनसनी मचा रखी है। पहले बुधवार देर रात जम्मू के उधमपुर जिले में एक बस में हुए धमाके से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। इस धमाके में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। बता दें कि बस के आसपास खड़े अन्य वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया है और पुलिस ने इस धमाके के आतंकी एंगल से इनकार नहीं किया है। बता दें कि गुरुवार सुबह 6 बजे इसी इलाके में एक और धमाका हुआ। ये दूसरा धमाका एक बस से ठीक उसी तरीके से उठा जैसे बुधवार शाम उधमपुर के एक पेट्रोल पंप में खड़ी बस में हुआ था। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। उधमपुर में यह विस्फोट ऐसे वक्त पर हुआ है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे थे। आपको बता दें, हालांकि उनका यह दौरा 30 अक्टूबर को तय किया गया था, लेकिन बाद में इसे टालकर तारीख आगे बढ़ा दी गई है। और विस्फोट की घटना को लेकर जम्मू के एडीजी के बयान में बताया गया है कि उधमपुर के डोमेल चौक पर पेट्रोल पंप के नजदीक बुधवार की रात करीब 10:30 बजे विस्फोट हुआ और इसमें 2 लोगों को मामूली रूप से चोट आई है। और इस तरह आज सुबह करीब 6 बजे पुराने बस अड्डे पर खड़ी बस में विस्फोट हुआ। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं सामने आई है। बता दें कि बुधवार देर रात करीब 10:30 बजे जम्मू के उधमपुर जिले का दुमेल चौक एक धमाके की गूंज से दहल उठा और यह धमाका दुमेल चौक के पास पेट्रोल पंप में खड़ी एक बस में हुआ। इस पेट्रोल पंप के ठीक सामने भारतीय सेना का एक चेकिंग पॉइंट भी मौजूद है और चश्मदीदों के मुताबिक धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि आवाज से पूरा उधमपुर शहर दहल उठा। और इस धमाके में जहां बस के छत को नुकसान पहुंचाया तो वहीं पेट्रोल पंप में खड़े कुछ अन्य वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। इस धमाके के बाद इलाके को पुलिस ने सील कर दिया और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। बीते 8 घंटों में दूसरा धमाका है ये। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े विपिन कर्णवाल की ओर से इंटरनेट मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर नाराज स्थानीय नागरिकों ने दूसरे दिन भी रायवाला थाने के समक्ष प्रदर्शन किया। बता दें, उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने हरिद्वार देहरादून हाईवे पर जाम लगा रखा है। पुलिस प्रदर्शनकारियों से बात कर जाम खुलवाने का लगातार प्रयास कर रही है और जिस तरह से तस्वीरों में आप देख रहे हैं, लोगों का जमावड़ा भी वहां पर लगा हुआ है। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस तरह के मामले में शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। बीते मंगलवार को रायवाला निवासी विपिन ने इंटरनेट मीडिया पर अंकिता भंडारी और उसके परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसे लेकर स्थानीय नागरिकों में गुस्सा बरकरार है। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की और उनका आरोप था कि 2 दिन बाद भी पुलिस ने अब तक विपिन पर कोई कार्रवाई नहीं की। प्रदर्शनकारियों ने विपिन के रायवाल स्थित होटल और रिजॉर्ट की जांच की मांग की और डोईवाला अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दिलाने की मांग को लेकर पूर्व सैनिक संगठन से जुड़े पूर्व सैनिकों ने नगर में रैली निकालकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील शर्मा ने कहा कि इस तरह की घटना देवभूमि को शर्मसार करने वाली घटना है। इसके दोषियों को सख्त से सख्त सजा देकर अन्य लोगों के लिए मिसाल कायम करनी चाहिए, जिसकी तरह से दुस्साहस कोई भी ना कर सके। तो सीधे तौर पर लोगों का जमावड़ा वहां पे लग गया है। रोड को जाम करके वो लोग बैठे हुए हैं। साल 2010 बेंच की
आईएएस अधिकारी सोनिका को यूं तो अभी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कम ही समय हुआ है, लेकिन अपनी सहज सरल और बेदाग छवि के चलते वो अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रही हैं। खासतौर पर प्रशासनिक निर्णय लेने हो तो वो बिना संकोच कड़े फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटती। बता दें कि अधिकारी सोनिका वर्तमान में जिलाधिकारी देहरादून में, साथ ही मुख्य कार्यकारी और अधिकारी स्मार्ट सिटी और उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी संभाल रखी है। जिलाधिकारी के रूप में जहां वो जनता के लिए कोमल हृदय वाली अधिकारी हैं, तो वहीं एमडीडीए उपाध्यक्ष और सीईओ स्मार्ट सिटी के रूप में शहर के सुनियोजित विकास के लिए उनकी सख्त छवि भी देखने को मिलती है। जिलाधिकारी सोनिका इस धारणा के साथ अपने प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करती हैं कि यदि जनता की भलाई है तो सख्त फैसले से भी गुजरे नहीं है। बता दें कि हाल ही में जब मालदेवता के सरखेज क्षेत्र में बादल फटने से बड़ा पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ, तो जिलाधिकारी सोनिका अपनी जान की परवाह किए बिना दुरू मार्गों को पार करके जनता के बीच पहुंच गए। उनके निरंतर मौजूदगी के चलते पूरा प्रशासनिक अमला और राहत बचाव दल दिन रात आपदाग्रस्त क्षेत्र में मुस्तैद रहा। जिस अंदाज में जिलाधिकारी सोनिका प्रत्येक सोमवार को जन सुनवाई कार्यक्रम में आयोजित कर रही थी, उसे लेकर जनता राहत में दिख रही थी, क्योंकि जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा जिलाधिकारी स्वयं कर रही हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति में बड़ी हलचल के संकेत हैं। अंकिता हत्याकांड और विधानसभा में अवैध नियुक्तियां निरस्त करने को लेकर चल रही कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंगलवार को अचानक दिल्ली पहुंच गए हैं। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रितु ने भी दिल्ली का रुख किया है। देर सायं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी दिल्ली जाने वाले की कतार में सम्मिलित हैं और इस प्रदेश की राजनीति का पारा चढ़ गया है। मुख्यमंत्री आज भी दिल्ली प्रवास पर रहेंगे। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो चुके इन दोनों प्रकरणों से असहज केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री समेत इन तमाम नेताओं से फीडबैक लेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही फेरबदल के रूप में हाईकमान का निर्णायक कदम शीघ्र सामने आ सकता है। प्रदेश में भर्ती घपले से उपजे असंतोष को थामने के लिए मशक्कत कर रही प्रदेश सरकार की मुश्किलें अंकिता हत्याकांड ने बढ़ा दी हैं। एक के बाद एक घटनाक्रम ने कांग्रेस को उत्तराखंड को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का अवसर दे दिया है। विधानसभा में अनियमितता भर्ती को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर राहुल गांधी और अब अंकिता हत्याकांड को लेकर भी अधिक मुखर हैं। बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रहे इन मामलों को बीजेपी हाईकमान ने गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणाम उत्तराखंड के लिए सुकून देने वाले हैं। अब गंगा शहरों की श्रेणी में हरिद्वार को स्वच्छता पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसके अलावा 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहर की विशेष उल्लेखित श्रेणी में देहरादून को भी शामिल किया गया है। केंद्रीय आश्वासन और शहरी विकास मंत्रालय की ओर से इस संबंध में शासन और शहरी विकास निदेशालय को पत्र भेजकर उक्त जानकारी दी गई है। राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के मिशन प्रबंधक रवि किशन बेस्ट ने के अनुसार गंगा शहरों की श्रेणी में राज्य के 15 नगर निकाय शामिल हैं। इनमें से हरिद्वार को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसके अलावा देहरादून शहर में भी पिछले कई वर्षों से आकलन के आधार पर स्थिति में सुधार हुआ है। हरिद्वार और देहरादून के साथ ही राज्य में स्वच्छता पुरस्कार के लिए चयनित नगर निकायों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है और इससे पहले 4 निकाय डोईवाला, नरेंद्र नगर, रामनगर और लडोर केंट को स्वच्छता पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। इसके अलावा 100 से कम निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को पहले 3 राज्यों में शामिल किया गया है और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि कड़े मुकाबले के बीच उत्तराखंड के 7 निकाय राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण में स्थान बनाने में सफल रहे हैं और साथ ही 100 से कम निकायों वाली श्रेणी में उत्तराखंड टॉप 3 में आया है। इसके लिए मुख्यमंत्री के साथ ही राज्यवासियों को भी शुभकामनाएं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, Lyra, anytime,
Jaira. Anytime, anywhere. ब्रेक के बाद का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के राज्य सरकार के प्रयासों को केंद्र ने भी सराहा है। आपको बता दें विश्व पर्यटन दिवस पर उसे मिले 2 पुरस्कार। इसकी पुष्टि करते हैं केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के तत्वाधान में मंगलवार को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन अवार्ड कार्यक्रम में उत्तराखंड को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड और पर्यटन के सर्वगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हाथों पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ये पुरस्कार ग्रहण किया है। इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और राज्य मंत्री भट्ट भी उपस्थित रहे थे। और उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य को ये पुरस्कार मिलने पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही इस प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कदम बताते हुए कहा है कि इससे यहाँ के नैसर्गिक स्थलों और पर्यटन क्षेत्रों को देश और विश्व में पहचान मिलेगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पुष्कर और पुरस्कार ग्रहण करने के बाद राज्यवासियों और पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यक्तियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सम्मान उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। उत्तराखंड देशवासी के सैलानियों को प्रदेश में आने का निमंत्रण देता है और पर्यटन की भी सभी श्रेणियों में सुविधाएं और अवसर यहां उपलब्ध हैं। और इसी कड़ी में मंगलवार को ही पहाड़ों की रानी मसूरी में हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमालय दर्शन सेवा भी प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिव्यांगत अंकिता भंडारी के स्वजन को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंकिता के परिवार के साथ ही और उनके हर प्रकार से सहायता करेगी। मामले की एसआईटी जांच कर रही है और पूर्ण निष्पक्ष तरीके से जल्द जांच पूरी की जाएगी। मामले से संबंधित हर तथ्य से जुटाए हुए पुख्ता तरीके से रिपोर्ट तैयार कर अपराधियों को सख्त सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। अपराधियों को ऐसी सजा दिलाई जाएगी जो आगे के लिए भी नजीर बने। पीड़ित परिवार को तुरंत न्याय मिल सके और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए न्यायालय से अनुरोध किया गया है। मामले से संबंधित हर तथ्य को जुटाने के हर पुख्ता तरीके से रिपोर्ट तैयार कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा दिलाई जाएगी जो कि आने वाले समय के लिए नजीर बने। बता दें कि पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय मिल सके और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए न्यायालय से अनुरोध किया गया है। अंकिता हत्याकांड के मामले में इस समय सरकार तेजी से कार्रवाई कर रही है और इस मामले में एसआईटी का गठन किया जा चुका है और जांच लगातार चल रही है। इस प्रकरण में सरकार लगातार अपराधियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाने की बात कर रही है। बता दें अब इस कड़ी में सरकार ने न्यायालय से मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंटरनेट मीडिया में इसकी जानकारी साझा भी की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना बुधवार को शुरू हुई थी, लेकिन देर रात तक भी कई सीटों पर रिजल्ट घोषित नहीं किए गए। जिले में 6 ब्लॉकों की 4305 सीटों पर हुए मतदान के वोटों की गिनती ब्लॉकवार 277 टेबल पर की गई और मतदान स्थलों पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा रही। विजय प्रत्याशी ने समर्थकों के साथ जुलूस निकालकर जश्न मनाया। सुबह 7 बजे तक जिले में ग्राम प्रधान के 178 क्षेत्र पंचायत सदस्य की 79 और जिला पंचायत सदस्यों को 2 सीटों पर परिणाम घोषित हो गए हैं। और जिला पंचायत की कोतवाल आलमपुर सीट से बीजेपी के जितेंद्र और नारसन कला से निर्दलीय अरविंद राठी चुनाव जीते हैं। मतगणना अभी भी जारी है और 26 सितंबर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 6 ब्लॉकों में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के लिए 85.20% मतदान हुआ था और एक दिन बाद 28 सितंबर को वोट की गिनती हुई। बुधवार सुबह 8 बजे से ब्लॉकवार वोटों की गिनती शुरू हुई। मतदान स्थलों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रही। जिले की 4305 सीटों से वोट की गिनती के लिए 277 टेबल लगाए गए थे। बता दें कि भाद्राबाद ब्लॉक में सर्वाधिक 80 टेबल पर वोटों की गिनती की गई और रुड़की में 41, भगवानपुर में 51, नरसन में 51, लक्सर में 36, खानपुर में 16 टेबल पर वोटों की गिनती की गई। बुधवार सुबह 10 बजे के बाद से ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों के नतीजे घोषित होने लगे, जबकि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की सीटों के परिणाम दोपहर बाद आने शुरू हो गए थे। नतीजे के साथ विजय प्रत्याशी के समर्थकों की जीत का जश्न मनाया और जिला निर्वाचन अधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने अधिकारी की टीमों के साथ सभी ब्लॉकों के मतगणना स्थलों का जायजा भी लिया।
अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर देश भर में हल्ला मचा हुआ है। विरोध प्रदर्शन के बीच पीड़ित स्वजनों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 25 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। इसी बीच बता दें कि मंच के चर्चित कवि कुमार विश्वास ने ट्विटर पर एक पोस्ट कर नई बहस खड़ी कर दी है। पहले ट्वीट पढ़ लें। बता दें, सत्ता के अहंकार में डूबे उस नीच दुर्योधन के कुकर्मों का मुआवजा टैक्स पेयर के पैसे से क्यों दिया जाएगा। सीधे तौर पर यह ट्वीट में सवाल खड़ा कर दिया है। बता दें, उस नराधम के रिजॉर्ट और संपत्तियों की नीलामी करके इस बिटिया के परिजनों को सारा धन दिया जाए। अनाचार करे पॉलिटिकल परिवार के संरक्षण में पले बेलगाम लड़के और भरे जनता सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा करते नजर आए हैं कुमार विश्वास। बता दें कि डॉक्टर कुमार विश्वास ने मुआवजे पर सवाल उठाने पर कमेंट करने वालों की लाइन लग गई और ज्यादातर यूजर्स उनके तर्क पर सहमति जताते हुए कमेंट लिख रहे हैं। बता दें कि प्रिंस तिवारी नाम के यूजर ने लिखा है कि बिल्कुल सही बात है, क्यों ना करें। ये राजनीति के धृतराष्ट्र केवल हर समस्या का एक ही उपाय जानते हैं, मुआवजा, चाहे मामला हत्या का हो या फिर व्यभिचारी का। दीपक चतुर्वेदी नाम के यूजर ने लिखा है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये सत्या के लोभी दुष्टराज बने बैठे हैं और अंकिता के परिवार को मुआवजा देने का ऐलान कर रहे हैं जैसे इनकी पारिवारिक संपत्ति सरकार खजाने में भरी हो। सीधे तौर पर यूजर के तौर पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बता दें कि विनोद वर्मा की सारी संपत्ति की कुर्क करके अंकिता की भरपाई नहीं हो सकती और मूर्खों को पता नहीं है क्या, यह भी सवाल सामने आया है। और कुलभूषण सिंह नाम के यूजर ने लिखा है कि कुछ नहीं होगा, वो सत्ता पक्ष के नेताओं का लड़का है। सब घड़ियाली आंसू रो रहे हैं और ताकि कोई बाद में ये ना कह सके कि अंकिता के लिए कुछ कहा नहीं था, क्योंकि उसे सत्ता पक्ष के लोगों ने मारा और आप वहां क्यों नहीं जाते और अंकिता के लिए वहां बैठे कर रहे इंसाफ क्यों नहीं मांगते। घड़ियाली आंसू मत बताइए। सीधे तौर पर जो तमाम यूजर्स हैं उनकी तरफ से ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए सवाल नजर आए। मानसून की विदाई से पूर्व उत्तराखंड में पिछले एक सप्ताह में भारी बारिश हुई है और वहीं अब अगले कुछ दिनों में मौसम शुष्क रह सकता है। ऊंची चोटियों में हुई हिमपात से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है। बता दें कि पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और अगले कुछ दिनों में ऐसे ही बने रहने के अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक चोटियों पर हिमपात होने से तापमान में कुछ गिरावट देखी गई है। अगले 2 दिनों में मौसम शुष्क रह सकता है और पर्वतीय क्षेत्र में गरज के साथ बौछार पड़ सकती है। धरासू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माणाधीन आलवेदर रोड पर बुधवार शाम को धरासू बेंड के पास भारी भूस्खलन हुआ था। भूस्खलन इतना अधिक हुआ कि पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिससे धूल के गुब्बार उठ गए और इससे धरासू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हुआ था। बता दें, साथ ही भूस्खलन का मलबा धरासू बेंड के निकट गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी गिर गया, जिससे पूरी तरह से वो ब्लॉक हो गया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि रिजॉर्ट परिसर में पुलकित आर्य के ठाट बात देखने लायक हैं। यहाँ उसने रिजॉर्ट के बजाय अपने लिए फैक्ट्री में ऐशो आराम के सारे इंतजाम में संपन्न आशियाना बनाया हुआ है। बता दें, खास मेहमानों के लिए उसने अपने आशियाने के ठीक सामने वातानुकूलित एक और आशियाना बना रखा है और पुलकित की अय्याशी और उसके रिजॉर्ट में चल रहे काले कारनामों की जो हकीकत आई है, उनके आधार पर आसानी से समझा जा सकता है कि रिजॉर्ट से अलग ये वीआईपी आशियाने क्यों बनाए गए। हालांकि इस राज से पर्दा उठना अभी बाकी है और इन आशियानों में कौन सा खास मेहमान रुकते थे। बता दें, रिजॉर्ट में सभी सुविधाएं मौजूद हैं। पुलकित चाहता था कि वो अपना ठिकाना बना सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रिजॉर्ट परिसर में ही उसकी कैंडी फैक्ट्री है और
इसी फैक्ट्री में उसने अपना आवासीय क्षेत्र बना रखा है जहां सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। समझा जा सकता है कि रिजॉर्ट से दूरी आशियाना किस तरह से उसके काम आता रहा है और पुलकित और उसके खास मेहमानों के अलावा किसी को भी यहां आने की अनुमति नहीं थी। बता दें कि पुलकित और उसके खास मेहमान ही अपनी कार को लेकर सीधे इस आवास परिसर में पहुंचते थे। यहां आने वाले व्यक्तियों की कहीं एंट्री नहीं होती थी। बता दें कि पुलकित ने अपने लिए जो आशियाना बनाया है उसमें बाद कानूनी सिस्टम के अतिरिक्त बड़ी एलईडी और अन्य सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 कमरे हैं। मेहमानों के लिए बनाए गए आशियाने में भी सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। फिलहाल यह आराम घर और अब गुस्साए लोगों की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन इसके भीतर सोडा और पानी की खाली बोतलें, खाली सिगरेट की डिब्बे समेत तमाम सामान बिखरा पड़ा है, जो बताया है कि पुलकित और उसके खास मेहमानों का जो काम सबके सामने नहीं करते थे वो काम यहां पर होते थे। राज्य में डेंगू का प्रकोप थम नहीं रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जब डेंगू के मामले नहीं मिल रहे हैं। यही नहीं, इस साल अब तक 1000 से अधिक व्यक्तियों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। बता दें दिनों दिन डेंगू की विकराल स्थिति होती जा रही है और स्वास्थ्य महकमा भी इससे चिंता नजर आ रही है। बुधवार को भी प्रदेश में 57 व्यक्तियों में डेंगू की पुष्टि हुई है और इनमें सबसे अधिक 49 मामले देहरादून जिले में मिले हैं। इसके अलावा पौड़ी में 6 और टिहरी में 2 लोग डेंगू पीड़ित मिले हैं। इसी तरह इस साल राज्य में अब तक डेंगू के 1052 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से सबसे अधिक 765 डेंगू मामले देहरादून जनपद में मिले हैं। अच्छी बात यह है कि डेंगू का मच्छर इस बार ज्यादा घातक प्रभावित नहीं है। अधिकांश मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जो वर्तमान में डेंगू पीड़ित हैं उनकी स्थिति सामान्य है। डेंगू से अभी तक किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। उत्तराखंड में कोरोना के 13 नए मामले भी मिल चुके हैं। देहरादून में 8, हरिद्वार में और नैनीताल में 2 और उधम सिंह नगर में 1 व्यक्ति संक्रमित मिला है, जबकि 9 जिलों में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पौड़ी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी में आज कोरोना संक्रमण का 1 नया मामला नहीं मिला है। इधर 41 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण दर 2.24% है। प्रदेश में कोरोना के 52 सक्रिय मामले हैं। देहरादून में 32 और नैनीताल में 30 सक्रिय मामले हैं। बता दें कि प्रदेश में इस साल कोरोना के 1,40,088 मामले आए हैं। इनमें से 99,891 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं और कोरोना संक्रमण के इस साल 3,331 मरीजों की मौत भी हुई है। अंकिता हत्याकांड की कड़ियां जुड़ने के लिए एसआईटी ने जम्मू निवासी उसके दोस्त पुष्प को आज बयान दर्ज कराने के लिए ऋषिकेश बुलाया है। अंकिता और पुष्प के बीच लगातार बातचीत हो रही थी। इस दौरान अंकिता ने रिजॉर्ट में चल रही कई काले कारनामों की भी पुष्प से साझा किए हैं और ऐसे में एसआईटी को उम्मीद है कि पुष्प से महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं जो जांच के आगे बढ़ाने में अहम साबित होंगी। दूसरी तरफ एसआईटी ने हत्यारोपितों की पुलिस से कस्टडी रिमांड लेने के लिए कोटद्वार में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की कोर्ट में प्रार्थना और पत्र दाखिल किया है। इस प्रार्थना पत्र पर आज सुनवाई होगी और रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की 18 सितंबर को चिल्ला नहर में जिंदा फेंककर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपित रिजॉर्ट स्वामी पुलकितार्य के साथ 2 प्रबंधकों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया जा चुका है। हत्याकांड की जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी के प्रभारी डीआईजीपी रेणुका देवी ने बताया कि अब तक की जांच में कई अहम सुराग हाथ लगे थे और इसी कड़ी में गुरुवार को अंकिता के मित्र पुष्प को भी बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। पुष्प के बयान से हत्यारोपितों के विरुद्ध नए साक्ष्य या नई जानकारी मिल सकती है। पुष्प और अंकिता के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से भी एसआईटी को काफी सहयोग मिला था और इसके अलावा बुधवार को एसआईटी ने कोटद्वार सिविल न्यायालय में आरोपितों की 4 दिन की रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र दिया। एसआईटी के सदस्य एसपी शेखर सोयाल ने बताया कि रिमांड पर अदालत अपना फैसला गुरुवार को सुनाएगी। 21 साल के हो चुके उत्तराखंड में अधिकांश पर्वतीय क्षेत्र अब भी मूलभूत सुविधाओं से अछूता है। यही मुख्य वजह है कि पहाड़ से लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। ये प्रवासी पहाड़ से दूर रहकर भी अपने जड़ों यानी संस्कृति और समाज से जुड़े हैं और इसके लिए पहाड़ की बेटी कंचन जदली ने अनूठी पहल की है। बता दें कि स्वरचित कार्टून चरित्र लाटी के माध्यम से कंचन को अपनी संस्कृति और पर्वों से जुड़े रखने का प्रयास लगातार कर रही है। इसी के साथ ही कंचन की लाटी देश दुनिया को भी देवभूमि की संस्कृति का दर्शन करा रही है। राज्य में समाज कल्याण, संस्कृत पर्यटन और महिला सशक्तिकरण, बाल विकास विभाग के विभिन्न जागरूकता अभियान के लिए कंचन के लाटी का सहारा ले रहे हैं। अपने प्रोजेक्ट का नाम लाटी
आर्ट रखने के पीछे का कारण बताते हुए कंचन कहती हैं कि लाटी का अर्थ पहाड़ में प्यारी, सीधी और नादान लड़की होती है। कंचन के अनुसार वो लाटी अर्थ के माध्यम से हर एक पहाड़ी के मन में अपने पहाड़ के लिए प्यार जगाना और उनको अपनी बोली भाषा से जोड़े रखना चाहती हैं। इसी प्रयास से कंचन का उद्देश्य यही है कि पहाड़ से पलायन कर गए लोग अपनी जड़ों की तरफ दोबारा लौटें, क्योंकि आजकल लोग इंटरनेट मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। ऐसे में उन्होंने भी जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इंटरनेट मीडिया का माध्यम बना है और अपने अभियान के लिए कंचन ने पहाड़ी लड़कियों का कार्टून चरित्र लाटी बनाया और अपने आर्ट को लाटी आर्ट नाम दिया है। इस कार्टून चरित्र और गुदगुदाती 5 लाइन से कंचन ने उत्तराखंड वासियों को पहाड़ से जोड़ने की कोशिश शुरू की है। उत्तराखंड के लिए कंचन ने अपने कुछ चित्र में होगा टाटा नमक देश का नमक और पहाड़ियों का नमक तो प्यूसू लून है, और जैसी गुदगुदाती पंचलाइन के साथ लाठी को नमक पीसते दिखाया गया है। मानसून अवधि बीतने को है और मानसून सुस्त हो चल रहा है। बता दें कि पिछले 2 दिनों से एक दो जगहों पर चुटपुटाहट वर्षा देखने को मिली है। शुष्क मौसम और चुटक धूप तापमान बढ़ती जा रही है। हल्द्वानी के तापमान में 2 डिग्री की तेजी आई है। बुधवार को हल्द्वानी का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा। आगे भी तापमान ऐसे ही बना रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक वर्षा की संभावना से इनकार किया है। कुमाऊं के अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने वाला है और वर्षा थमने के बाद अच्छी धूप निकल रही है। इस समय खरीफ की फसल तैयार हो चुकी है। मुनगा धान, सरसों, उड़द आदि की फसल पकने को है। ऐसे में चुटक धूप फसलों को पकने की मदद में मददगार होगी और फसल तैयार होने के बाद किसानों को उन्हें समेटने के लिए समय मिल जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। www.kalamkartavya.com पर जाकर आप खबरों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। नमस्कार।